गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 27 अप्रैल 2025 और आज 26 और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में जारी विजडन क्रिकेट अल्मनेक के 2025 संस्करण के बारे में निम्न में क्या सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा कि जो ऑप्शन दी गई थी उसके अनुसार यहाँ हो जाएगा, वर्ष का बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी भारत के ऋषभ पंत को दी गई, ये सही नहीं है। ठीक है, सही क्या है? तो जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी दिया गया और महिला वर्ग में स्मृति मंदाना को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने मौजूदा डोमेन को 31 अक्टूबर 2025 तक किस पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स .bank.in। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स नासा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ किस नदी समझौते को स्थगित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 26-27 अप्रैल के करंट अफेयर्स की विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 25 अप्रैल। सी इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हर वर्ष 25 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2025 में इस दिन का थीम है री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की ओर से कौन पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए वेटिकन सिटी में शामिल हुए या हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग ली है 26 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि 26 अप्रैल को ही पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और उनके साथ जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं जोशुआ डी सूजा भी साथ में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को मुंबई में सभी तटीय राज्यों के मत्स्य पालन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा इसका आंसर राजीव रंजन। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग 28 अप्रैल 2025 को मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में तटीय राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बिहार के मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मधुबनी सहित बिहार के लोगों को 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम आवास योजना के लाभुकों को चाबी दिया। प्रथम किस्त देने के साथ ही बिजली परियोजना, रेलवे परियोजना और नई रेल सेवा लोगों को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत ने 4.8 टन टीके दान में दिए हैं। देखिए, भारत ने अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए हैं और इसके लिए काबुल ने भारत का क्या किया है? आभार व्यक्त किया है। ठीक है, इन टीकों में रेबीज, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए टीके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अच्छा, भारत शिखर सम्मेलन का जो विषय है या थीम वो क्या है? वैश्विक न्याय प्रदान करना। ठीक है, देखिए, तेलंगाना सरकार ने 25 और 26 अप्रैल को हैदराबाद के HICC में भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाले ऐतिहासिक बाडुंग सम्मेलन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका आयोजन समृद्ध भारत फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन में लगभग 450 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी जी ने न्याय और समानता के मुद्दों पर चर्चा किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुणे फिडे महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी ने महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता पुणे फिडे का जीत लिया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने बुधवार को चीन के झू जीनर पर बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स के पुणे चरण का खिताब जीत लिया है। दोनों खिलाड़ी शीर्ष स्थान के लिए बराबरी पर थी। ठीक है, लेकिन टाई ब्रेकर में कोनेरू हम्पी ने यह खिताब जीत लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स HAL होना चाहिए। हाँ, डी इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने अनंतनाग में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव का सीमित संचालन फिर से शुरू कर दिया है। अब देखिए, ALH ध्रुव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसका विकास 1984 ईस्वी में जर्मनी के मेसर्सचिट बोल्को ब्लोहम की मदद से शुरू किया था। ठीक है, हेलीकॉप्टर ने 1992 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2002 में प्रमाणन के बाद सेवा में आया था। अब देखिए, इसे सैन्य उपयोग के लिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थनेस सर्टिफिकेशन और नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा नागरिक उपयोग के लिए टाइप प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो रेशम सखी योजना किसने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेशम सखी योजना की शुरुआत की है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर पर ही रेशम की कीड़ों का पालन करके रेशम उत्पादन के माध्यम से आय अर्जित कर सकती हैं। ठीक है, इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं को शहतूत रेशम और तसर रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहतूत रेशम के लिए मैसूर कर्नाटक और तसर रेशम के लिए रांची झारखंड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। पहले चरण में 2025-26 तक 15 जिलों की 7,500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है और वहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका है, थीम था विश्व टीकाकरण का सप्ताह का सी, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल ह्यूमनली पॉसिबल। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 मनाया गया है। टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए यह वैश्विक कार्यक्रम हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। यह थीम जीवन रक्षक टीकों को सभी के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है, चाहे उनकी उम्र या स्थान कुछ भी हो। अब देखिए, WHO के अनुसार जो है पिछले 50 वर्षों में आवश्यक टीकों ने कम से कम 15 करोड़ 40 लाख लोगों की जान बचाई है। यह सप्ताह स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन बचाने के लिए टीकों की शक्ति की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदी या नदियाँ विशेष रूप से भारत को आवंटित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रावी ब्यास सतलुज। तो रावी ब्यास सतलुज जो है सिंधु जल संधि के तहत भारत को आवंटित है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि यानी IWT को निलंबित कर दिया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थ के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी इसमें शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब पर पूर्ण अधिकार दिया गया था। भारत ने पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास, सतलुज के विशेष उपयोग को बरकरार रखा। अब देखिए, भारत कड़े नियमों के तहत सीमित घरेलू, कृषि और जल विद्युत उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों का उपयोग कर सकता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा स्वामित्व योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि इसके अभी 5 साल पूरे हो गए हैं। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिए, स्वामित्व योजना जिसका मतलब है गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण। ठीक है, हाल ही में इसने 5 साल पूरे किए। इसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में लॉन्च किया गया था। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। यह योजना जो है गाँवों में घरों और ज़मीन के कानूनी स्वामित्व के कागजात देने के लिए ड्रोन और मैपिंग तकनीक का उपयोग करती है। इससे ग्रामीणों को ऋण प्राप्त करने, संपत्ति विवादों को निपटाने और स्थानीय नियोजन में सुधार प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, सुधार करने में मदद भी मिल सकती है। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक यानी NICSI के साथ प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का कुल बजट जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक 566.23 करोड़ है, जिसे अब 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। चलिए, हर साल 26 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। उन्होंने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में के कस्तूरी रंगन जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। इसका डिटेल्स क्या है,
कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी का बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। वे 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के सचिव का दायित्व भी निभाया। इसरो के साथ उनका 4 दशक का जुड़ाव कई ऐतिहासिक मिशनों और संस्थागत विकास का साक्षी रहा। उन्होंने मुख्य रूप से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV, ठीक है, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपक यान बन गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पहले सफल परीक्षण को भी साकार किया, जो भारत की तकनीकी क्षमताओं में एक बड़ा कदम था। वे भारत की नई शिक्षा नीति के वास्तुकार भी रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता की, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका। डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने 2013 में वेस्टर्न घाट्स पर प्रसिद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने 6 राज्यों कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में फैले 59,940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की थी। अब देखिए, उनको तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कुमार मंगलम बिरला। तो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल को RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत की विकास गाथा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर, नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र यानी TEC ने टेलीकॉम विकास केंद्र यानी C. के सहयोग से नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, ठीक है। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का मानकीकरण, अनुसंधान और सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन पर विशेष जोर के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने क्वांटम संचार के भविष्य पर विचार विमर्श किया और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया था। उनके साथ साथ डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए किस पड़ोसी देश को 20 लाख रुपए की दवाएं और किट भेजी है? तो थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए जो भारत ने किसे 20 लाख रुपए की दवाई और किट भेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल को। भारत ने नेपाल को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए 20 लाख रुपए की दवाएं और किट भेजी है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के लिए 20 लाख रुपए यानी $2 मिलियन की दवाएं और किट नेपाल को भेजी है। यह सहायता भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत दी गई है। ध्यान रखिएगा, पड़ोसी फर्स्ट की नीति के तहत दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता 2025 कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गई है। योगासन भारत द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 तारीख तक चलेगी, ठीक है। इसमें 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने किस अभिनेत्री को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी कृति सेनन को, ठीक है। चलिए, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के तहत प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कृति सेनन को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोइंग ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि BIETC की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्टेसी सायर को। ठीक है, स्टेसी सायर को जो है यहाँ के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, बोइंग ने स्टेसी सायर को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा बोइंग इंडिया का मुख्य अभियंता नियुक्त किया है। सायर अहमद एल्सरबिनी का स्थान लेंगे। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? अहमद एल्सरबिनी का। ठीक है, जिन्होंने अप्रैल 2021 से जनवरी 2025 तक इस पद का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में DRDO ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर हो जाएगा 1000 सेकेंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है DRDO ने। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अंतर्गत कार्यरत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL ने 25 अप्रैल 2025 को सक्रिय शीतलित स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर यानी एक्टिव कोल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का एक लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने किस महत्वपूर्ण समझौते को स्थगित करने की बात कही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिमला समझौता। तो पाकिस्तान ने धमकी दिया है कि शिमला समझौता से वो हट जाएगा या उसे रद्द कर देगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, क्या है शिमला समझौता? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम भारत के सभी द्विपक्षीय समझौते को स्थगित रखने के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इन्होंने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये बातें कही हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, 107वां राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, सिमलीपाल को। ठीक है, सिमलीपाल इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइप में, तो याद रखिएगा सिमलीपाल ए आंसर हो जाएगा, सिमलीपाल। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सिमलीपाल को ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। सिमलीपाल अब भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका के बाद ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और 2750 वर्ग किलोमीटर में फैले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह उद्यान जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें स्तनधारियों की 55 प्रजातियाँ, 361 पक्षी, 62 सरीसृप और 21 उभयचर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका पहले तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास आक्रमण। ठीक है, अभ्यास आक्रमण यानी प्रैक्टिस अटैक। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आक्रमण या हमला किया है। यह अभ्यास मध्य क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र में हुआ और इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व राफेल लड़ाकू विमानों ने किया। भारतीय वायुसेना अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में स्थित 2 राफेल स्क्वाड्रन संचालित करती है। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन के लड़ाकू विमान और परिवहन विमान रात भर सक्रिय रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब उड़ान भरते रहे। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवाकस से लैस विमानों ने दुश्मन की हरकतों पर गहन निगरानी रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, INS सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, विशाखापत्तनम वर्ग से। ठीक है, तो सूरत जो है विशाखापत्तनम क्लास से संबंधित है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने हाल ही में अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम जहाज है। ठीक है, यह विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे उन्नत विध्वंसक में से एक है। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ यह अत्याधुनिक हथियार
सेंसस सिस्टम और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। ठीक है, इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसे जनवरी 2025 में कमीशन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों का करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगला जो सेशन होगा वह जो है एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन होगा, जो ऑनलाइन और फॉर्मेट में होगा फ्रेंड्स, तो उसको अवश्य देखिएगा। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा व्यस्तता है, मेरा बीपीएससी का मेंस का एग्जाम चल रहा है, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहा हूँ। आज छुट्टी थी तो मैंने दोनों दिन का करंट अफेयर्स बना दिया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।